गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान का 12वीं कक्षा का अंग्रेजी अनिवार्य इंग्लिश कंपलसरी 2025 में कैसा पेपर आएगा, नए पैटर्न पर बना बोर्ड द्वारा जारी 2025 का अंग्रेजी अनिवार्य पेपर पर हम डिस्कस करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस बार विस्टास में और फ्लेमिंगो में से कुछ क्वेश्चन के मार्क्स घटाए हैं और विस्टास में कुछ क्वेश्चन की संख्या बढ़ाई है। आप इस पेपर को अच्छी तरह से पूरा देखें, समझें 2025 में आपका पेपर अंग्रेजी कंपलसरी का कैसा आएगा। आप अपने कमेंट बॉक्स में ये पेपर समझने के बाद अपना सजेशन जरूर दें और आपको कौन कौन से क्वेश्चन समझने हैं, कौन कौन से चैप्टर समझने हैं, वो अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हम बोर्ड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक पहुंचा सकें। हम शुरू करते हैं हमारा नया पैटर्न 2025 में 12वीं अंग्रेजी अनिवार्य का पेपर कैसा आएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये पैटर्न नया है, कौन से क्वेश्चन के मार्क्स बढ़े हैं, कौन से क्वेश्चन के मार्क्स घटे हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सिलेबस नया। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न पत्र की योजना 2024-25 में इस तरह से रहेगी। थोड़ा सा फेरबदल किया गया है और इस तरह से आप अच्छी तरह से देखें। सबसे पहले फेरबदल यहां किया गया है, राइटिंग पोर्शन में देखिए इधर, वहां पर जो एप्लीकेशन, जो जॉब एप्लीकेशन क्वेश्चन नंबर 4, प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, इसमें चेंजेस में क्वेश्चन नंबर 5 को चेंज कर रखा है। 6 नंबर की जगह अब आपका प्रश्न 5 नंबर का जॉब एप्लीकेशन या लेटर आएगा। इसके बाद आपके ग्रामर में, ग्रामर पोर्शन में फ्रेजल वर्ब 2 से बढ़ाकर 3 नंबर कर दी गई है, कंजक्शन 2 से बढ़ाकर 3 नंबर के कर दिए गए हैं। यहां थोड़ा फेरबदल किया गया है। फ्लेमिंगो में से जो क्वेश्चन 4 नंबर का आता था वो अब 3 नंबर का आएगा। इसी तरह से आपके पोइट्री सेक्शन में, इसमें विस्टास में भी एक जो 18वां क्वेश्चन 6 नंबर का आता था अब वो 9 नंबर का आएगा। इस तरह से आपके थोड़े से पेपर में फेरबदल हैं। आप नए पैटर्न के अनुसार याद करें। अब विस्टास आपके लिए बहुत इजी हो गई है। इसमें एमसीक्यू की संख्या 6 से बढ़ाकर 9 कर दी गई है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां अपन झांक के देखें तो क्वेश्चन संख्या पहले 5-6 नंबर का आता था, अब वो 5 नंबर का हो गया। इसी तरह से फ्रेजल वर्ब पहले 2 ही आती थी, अब आपके सामने फ्रेजल वर्ब 3 आ गई, कंजक्शन 3 हो गए और फ्लेमिंगो में से 4 नंबर का क्वेश्चन 1 नंबर कम करके 3 नंबर का कर दिया गया है। और अब फ्लेमिंगो 15 नंबर की जगह से अब फ्लेमिंगो रह गई 14 नंबर की जगह फ्लेमिंगो 13 नंबर की रह गई है और विस्टास 14 नंबर की जगह 16 नंबर की हो गई है। प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी तरह से ध्यान दें, प्रश्न में फेरबदल होने से थोड़ा सा चेंजेज हुआ है। अब हम 2025 का मॉडल पेपर हम देखेंगे। बोर्ड द्वारा जारी ये मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पेपर को आप अच्छी तरह से समझना है और आंसर आपको अच्छी तरह, आंसर की साथ में दे रखी हैं, आप हर एक इसके आंसर की चेक कर सकते हैं। हम शुरू करते हैं प्यारे विद्यार्थियों हमारा पेपर 2025 बोर्ड द्वारा जारी, साथ ही इसके आंसर की साथ में दे रखी है। मैं हर क्वेश्चन को आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा, आप हर क्वेश्चन को समझिए, साथ ही हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे विद्यार्थियों, याद रखिए, अगर आपकी कोई भी समस्या आपके सामने आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें, हम आपका प्रॉब्लम का समाधान करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, सेक्शन ए में 2 पैसेज हैं, जो एक पैसेज 9 नंबर का है, दूसरा पैसेज 6 नंबर का है, यानी ए सेक्शन आपका 15 नंबर का है। अब ये पैसेज दे रखा है, थेरेप्यूटिक्स वैल्यू हीलिंग पावर ऑफ द प्लांट्स। ये पैसेज आपको अच्छे तरह से देखना है और इसमें इस तरह के क्वेश्चन आए हैं। प्यारे विद्यार्थियों,
ये पैसेज हैं, इसमें थेरेपी के बारे में बताया है कि जो थेरेपी है 3 प्रकार की बता रखी लेखक ने। और सबसे पहले जो ये आयुर्वेदिक है जो थेरेपी है, ये जो इम्पोर्टेंट थेरेपी है इसमें बता रखा है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम शुरू करते हैं। ये पैसेज का आंसर आपको अच्छी तरह से समझ के लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से है, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा एक एक के। सबसे पहले यहां देखिए, व्हाट आर द ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर कंसिडर्ड टू बी अफ्रीका। अफ्रीका में किस तरह के परंपरागत चिकित्सा पर विचार किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट पावर डू द प्लांट हैव, यानी पेड़ों में कौन सी शक्ति होती है जो हमें ठीक जल्दी कर लेते हैं, हीलिंग पावर देखना इसमें। तीसरा प्रश्न है, हाउ डिड द राइटर फील रिलीफ, लेखक को आराम कब मिला, इसमें लिखना है। जब उसे प्लांट का घोल पिलाकर दिया गया तो उसे रिलीफ मिला, उसे अंग्रेजी मेडिकल से कोई रिलीफ नहीं मिला। व्हाट डज द स्टडी ऑफ WHO टेल, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हमें क्या स्टडी का सिखाता है, क्या बताता है। व्हाई डिड द राइटर्स मदर टेक हिम टू द ईजिया मेंसा, और राइटर की माँ उसे डॉक्टर के बजाय एक हर्बलिस्ट के पास क्यों ले गई। और इस तरह से व्हाट इज द स्टेट ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर डिस्टिंग्विश विश, और फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स डिप्रेशन, फ्लूइड एंड लॉन्गिंग। प्यारे विद्यार्थियों, इस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ना है। ये पैसेज बोर्ड ने बनाया है और बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज हैं। अब इसके आंसर देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको आंसर की इसमें साथ में जोड़ी हुई है, आप थोड़ा सा आंसर की पे ध्यान दें। द ट्रेडिशनल, अब मैं आपको समझा देता हूँ। ये क्वेश्चन है, द ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर आर कंसिडर्ड टू बी इन्फ्लुएंस स्पिरिचुअल लीडर्स यूजिंग एन रिलीजन अलॉन्ग विद द मेडिसिनल प्लांट्स। दूसरा प्रश्न है, द प्लांट्स हैव हीलिंग पावर, यानी प्लांट्स में, पौधों में मतलब ठीक करने की ज़्यादा पावर होता है, ठीक शक्ति होती है। तीसरा प्रश्न है, द राइटर वॉज गिवन ए डिकॉक्शंस प्रिपेयर्ड फ्रॉम द लीव्स एंड बार्क ऑफ द ट्री, इट गैव हिम रिलीफ, यानी लेखक को क्या दिया गया है। डिकॉक्शंस का मतलब होता है तरल पदार्थ, डिकॉक्शन का मतलब होता है तरल पदार्थ। लेखक को पेड़ की जो छाल और उसकी पत्तियों को घोल बनाकर पिलाया गया, उससे रिलीफ हुआ। द स्टडी ऑफ WHO टेल्स दैट फॉर 75% to 90% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड द हर्बलिस्ट इन ओनली द पर्सन हु हैंडल्स दैट मेडिकल प्रॉब्लम, यानी WHO ये बताता है कि गाँव में 75 से 90% जो हर्बलिस्ट होते हैं, जो औषधिधारी होते हैं, वे ट्रीटमेंट करते हैं। और इस तरह से 5वां क्वेश्चन है, द राइटर है डेवलप एन एक्यूट persistent abominable पेन एंड हॉस्पिटल मेडिकल डिडंट वर्क, जब लेखक का ये हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट लागू नहीं हुआ, हिज मदर टुक हिम टू द ईजिया मेंसा, उसकी माँ उसे एक हर्बलिस्ट के पास, एक ईजिया हेर्बलिस्ट के पास ले गई और वहाँ उसका ट्रीटमेंट हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, आंसर इसमें इजी है, इस तरह से आंसर लिखने हैं। अब क्वेश्चन 6 का आंसर है, द स्टेट ऑफ द ट्रेडिशनल मेडिसिनल प्रैक्टिशनर इज डिस्टिंग्विश्ड बाय देयर एक्सपर्टाइज, रेपुटेशन एंड रिलायंस ऑन नेचुरल ऑफ सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस। और इस तरह से अब मैं आपको बता दूं, इसके जो सिमिलर वर्ड है, 7वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डेस्पेरेशन का मतलब होता है निराशा, डेस्पिरेशन का मतलब होता है निराशा, और यहाँ मतलब यह उत्तर दे रखा, पैसेज में दे रखा है डिप्रेशन। प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना, पैसेज के अंदर क्या दे रखा ध्यान रखना। वापस चलते हैं थोड़ा सा, पैसेज के अंदर दे रखा है डिप्रेशन। डिप्रेशन का जो सिमिलर वर्ड है वो है क्या है ध्यान रखना, डिप्रेशन का सिमिलर वर्ड है डेस्पिरेशन। ये वर्ड दे रखा है यहाँ पर, ध्यान रखना अच्छी तरह से। ऊपर आपको इस तरह से वर्ड फाइंड आउट करने हैं। और ये डिकॉक्शन का मतलब होता है, मतलब तरल पदार्थ, क्या होता है तरल पदार्थ। इस तरह से यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है, आपको अच्छी तरह से ढूंढना है, और वो वर्ड है डिप्रेशन का डेस्पिरेशन। उसकी मम्मी बहुत चिंतित हो गई थी और उसे उसके पास ले गई, किसके पास, हर्बल के पास। तो इस तरह से आपको वर्ड ढूंढना है। और अब ये मैं वर्ड बता देता हूँ, इसमें आंसर बता रखें। डिप्रेशन का मतलब होता है डेस्परेशन,
फ्लूइड का मतलब ये जो डिकॉक्शंस, ये है ना तरल पदार्थ, जिसे वर्ड कहते हैं डिकॉक्शंस। डिकॉक्शन का मतलब तरल पदार्थ, और इसका ये सिमिलर वर्ड है फ्लूइड। लॉन्गिंग का मतलब इच्छा, लॉन्गिंग का मतलब होता है इच्छा, और इस तरह से इसका जो सिमिलर वर्ड है वो है एपिटाइट। क्या है? तीव्र इच्छा, एपिटाइट। ये इसमें वर्ड दे रखा है, आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। इन तीनों शब्दों को आप फाइंड आउट करना है और आंसर अच्छी तरह से देखना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अच्छी जैसे ये मैंने अभी बताया डिकॉक्शंस, ये तरल पदार्थ होता है, और इसी तरह से एपिटाइट यहाँ पर लिखा होगा तीव्र इच्छा को, और ये तीनों वर्ड आपके 3 मार्क्स के हैं। प्यारे विद्यार्थियों, अब हम चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ। जो पैसेज है वो 6 मार्क्स का है, और इसमें रोशनी बैरवा की कहानी है। उसने किस प्रकार शादी को रोका, अपने शादी के लिए विरोध किया। उसकी 15 साल की शादी, पहले उसके दादा दादी ने उसकी शादी तय कर ली जब वो 12 साल की थी, और उसके पिताजी और मतलब उसके माता पिता वंचित, उससे थोड़े वंचित रह गए। इसकी कहानी है, और रोशनी बैरवा ने किस प्रकार एनजीओ की हेल्प ली, किस प्रकार उसने 12 से ज़्यादा शादियाँ उसने रोकी, यानी चाइल्ड मैरिज के बारे में ये पैसेज हैं। अब हम शुरू करते हैं इस तरह से। व्हाट इज रिबेल्ड अगेंस्ट बाय द ब्राइड्स इन द पैसेज। इसमें दुल्हन के लिए कैसे विद्रोह किया गया, क्या विद्रोह किया गया। Who helped रोशनी at the age of 12 years to succeed in her mission। रोशनी की 12 साल की अवस्था में किसने सहायता की। उसने उसके मतलब गांव के जो ग्रुप था बच्चों का, उसने और एनजीओ ने उसकी सहायता की। इसमें लिखा है माई ग्रैंड मदर आर गेटिंग मी मैरिड, और मेरे दादा दादी ने मेरी शादी तय कर मतलब तैयारी कर ली शादी की। यू हैव टू डू समथिंग द गर्ल्स दैन 12 years old एंड 28 चिल्ड्रन सिटिंग। इसके मतलब उसके उसमें इस मिशन में एनजीओ ने और गांव के बच्चों ने उसकी हेल्प की। इस तरह से इसमें बहुत पैसेज इजी हैं। और हाउ डिड पीपल ऑफ द विलेज बिहेव विथ रोशनी व्हेन शी वाज 16 years old। जब रोशनी 16 साल की हो गई तो गांव वालों ने उसके साथ कैसा व्यवहार किया, बहुत खराब व्यवहार किया। उसे अपने बच्चों से उससे बोलने के लिए मना कर दिया, उसे मतलब टॉन्ट कर सके, गांव वालों ने उस पर टॉन्ट कर सके कि वो उसके परिवार में एक मतलब बेशर्मिंदगी है। तो इस तरह से इसमें दे रखा है। ये यहाँ लिखा पीपल वुड पॉइंट टू हर एज द गर्ल हु ब्रॉट अ शेम टू हर फैमिली। ये अपने परिवार के लिए एक शर्म का विषय है, और अपने बच्चों को उससे बात करने के लिए मना कर दिया, रोक दिया गया। इस तरह से गाँव वालों ने उसके साथ ऐसा व्यवहार किया। वाई डिड रोशनी मूव आउट टू द विलेज पीपल। रोशनी को गांव से बाहर क्यों निकाल दिया गया, और वो तहसील मतलब तहसील क्वार्टर पर रहने लगी, और वहाँ पर फिर भी वहाँ पर वो मतलब 12 पढ़ाई करती हुई उसने गांव के बच्चों की शादियाँ रोकी। राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब यहाँ पर ढूंढना है। राइट द ऑपोजिट वर्ड अफेल्ट फ्रॉम द पैसेज, और इसमें सक्सीड इसका आंसर होगा। तो इस तरह से इसके भी आंसर यहाँ चेक कर ले अच्छी तरह से, और सेकेंड पैसेज के ये आंसर इस तरह से है। अभी मैंने बताया डेस्पिरेशन। अब वहाँ डिप्रेशन का जो निराशा है, जिसका सिमिलर वर्ड है डेस्पिरेशन, और डिकॉक्शन जो तरल पदार्थ है फ्लूइड, उसका सिमिलर वर्ड है, और लॉन्गिंग का जो सिमिलर वर्ड एपिटाइट, तीव्र इच्छा। अब यहाँ दूसरे पैसेज का आंसर इस तरह से दे रखा है द ब्राइड्स रिबेल्ड अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ चाइल्ड मैरिज, और एंड they resisted societal pressure, and with the support from NGO and a village they fought to stop their marriage, और उन्होंने मतलब शादी रोकी इस तरह से। At the age of 12, Roshni was helped by a local NGO and village children to succeed in her mission to stop her marriage। बहुत ईजी है उसमें, आप इस तरह से ढूंढ के लिखना है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर है द पीपल ऑफ आवर विलेज टॉन्ट। मैंने अभी बताया टॉन्ट हर बाय पॉइंटिंग टू हर एज द गर्ल हु ब्रॉट शेम टू हर फैमिली एंड इवन डिस्करेज दैट चिल्ड्रन नॉट फ्रॉम स्पीकिंग टू हिम हर। इस तरह से गाँव वालों ने उसे वो अपने बच्चों से उससे बात करने के लिए रोका। चौथा क्वेश्चन का आंसर था रोशनी मूव आउट ऑफ द विलेज टू द Piplu Tehsil because she faced rejection and isolation after resisting the pressure to marry and sought education। उसने वो पिपलू तहसील चली गई जब उसे गांव से बाहर निकाला। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक अभी सिमिलर वर्ड था उसका फाइटिंग। फाइटिंग का मतलब क्रूसाइडिंग।
क्रूसेडिंग का मतलब फाइटिंग करना, और फेल्ड का जो ऑपोजिट वर्ड है वह है सक्सीड। प्यारे विद्यार्थियों, तीसरा क्वेश्चन आपका इस तरह से है, ध्यान दीजिए, एक बार वापस क्वेश्चन पेपर की ओर चलते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है देखिए, ध्यान दीजिए। सेक्शन बी, you are Abhay Abhay, the Secretary of Government Senior Secondary School Amritsar. The school is going to organize Yuva Mahotsav in next month. Invite the name of the participants for various activities through notice. आपको नोटिस लिखना है, 4 नंबर का नोटिस है और इसे अच्छी तरह से आपको तैयार करना है। ये 4 नंबर का नोटिस है। इसके अथवा में दे रखा है, प्रिपेयर ए थैंकिंग मैसेज टू योर फ्रेंड लीना whose invitation to their sister's marriage is accepted by you. Sign yourself as a रिद्धि एंड सिद्धार्थ। ये दोनों में से क्वेश्चन करना है। दोनों के आंसर इस प्रकार हैं, नोटिस भी दे रखा है आंसर में और ये इनविटेशन भी दे रखा है। चलते हैं हम आंसर की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, ये आंसर है नोटिस। सबसे पहले नोटिस लिखते समय आप ध्यान रखें, हेडिंग टाइटल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। डेट इस साइड में लिखा जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, डेट इस साइड में खींची जाती है, किस साइड में, राइट साइड में। तो डेट ऑफ 15 जनवरी 2025, नोटिस युवा महोत्सव। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म्ड, इस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल विल सेलिब्रेट युवा महोत्सव ऑन मंडे 5 फरवरी 2025। और आपको लिखते समय इजी लैंग्वेज में लिखना है, साफ, और इसमें लिखते समय विशेषताएं ध्यान रखना है, आपकी लैंग्वेज इजी और क्लियर होनी चाहिए। अब इन नोटिस किससे चली, सबसे पहले आपको कैपिटल लेटर में हेडिंग लिखना है, जैसे क्वेश्चन में दे रखा है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। फिर डेट इस राइट साइड में लिखनी है, नोटिस शब्द बीचों बीच में लिखना है, फिर आपका टाइटल जिस पे आप लिखने जा रहे हो युवा महोत्सव। अब इसकी हिंदी बहुत इस तरह से है, आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से, और आंसर इस तरह से होगा, ऑल द स्टूडेंट ऑफ दिस स्कूल आर इन्फॉर्म दैट आवर स्कूल विल सेलिब्रेट युवा महोत्सव ऑन मंडे 5 फरवरी 2025। इस स्कूल के सभी विद्यार्थियों को सूचित किया जाता है कि हमारी स्कूल सोमवार 5 फरवरी 2025 को युवा महोत्सव मनाएगी। A beautiful cultural program will be organized by the school student. एक स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा सुंदर सांस्कृतिक कार्यक्रम ऑर्गेनाइज यानी आयोजित किया जाएगा। इंटरेस्टेड स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 9 to 12 who want to participate in it, और इच्छुक विद्यार्थी कक्षा 9 से 12वीं तक जो इसमें भाग लेना चाहते हैं, आर इन्फॉर्म, उन्हें सूचित किया जाता है, दे शुड गिव देयर नेम्स टू देयर क्लास टीचर्स बिफोर ट्यूसडे 2 फरवरी 2025। वे अपने क्लास टीचर को अपने नाम मंगलवार 2 फरवरी 2025 तक मतलब दे दें। द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज विल बी गिवन टू द विनर्स, यानी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 2100, 1100, 500 रुपए का इनाम विजेताओं को दिया जाएगा। अब ये सब, इसके बाद में आपको लिखना है कि इस नोटिस को किसने लिखा, अभय, द सेक्रेटरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत इजी है, और यहाँ आपको लेफ्ट साइड में लिखने वाले का नाम अभय, द सेक्रेटरी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर लिखना है। अब इसके अथवा में क्वेश्चन है इनविटेशन, और रिद्धि को इनवाइट किया गया है, किसने, लीना ने, अपनी बहन की शादी के तौर पर। वो रिप्लाई कर रही है और साथ में थैंक्स कर रही है। तो रिद्धि थैंक्स टू लीना फॉर हर काइंड इनविटेशन ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ हर सिस्टर्स मैरिज ऑन मंडे 6 मार्च 2025 एट हर रेजिडेंट एट 6 PM। रिद्धि लीना को उसके सादर आमंत्रण, काइंड इनविटेशन कहते हैं सादर आमंत्रण के लिए। रिद्धि लीना को उसके बहन के शादी के शुभ अवसर, ऑस्पिशियस कहते हैं शुभ, ओकेजन अवसर। रिद्धि लीना को उसकी बहन की शादी के शुभ अवसर पर, जो सोमवार 6 मार्च 2025 उसके घर निवास स्थान सायकाल 6 बजे के सादर आमंत्रण के लिए धन्यवाद देती हैं। She has a great pleasure in accepting the invitation. उसे आमंत्रण को स्वीकार करते हुए बड़ी प्रसन्नता हुई। She will surely attend the marriage with her family. वो अपने परिवार के साथ निश्चित रूप से शादी में उपस्थित होगी। प्यारे विद्यार्थियों, ये था इनविटेशन 4 नंबर का। इसमें सीधी सी बात लिखनी है, और इस तरह से अब हम क्वेश्चन 4 की ओर चलते हैं, रिपोर्ट की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, रिपोर्ट इस तरह से है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 4 क्या कहता है, ये रिपोर्ट, your school organize a Nipun Mela, prepare a report for the local newspaper using the given hints and your experience, a planning, model, display, stalls, decoration, visit of the guest prizes,
या फिर इसका तो लिखना है राइट ए पैराग्राफ ऑन द टॉपिक एडवांटेज ऑफ योगा। तो इन दोनों में से आंसर इसमें दे रखा है, आपको अच्छी तरह से देखना। और ये क्वेश्चन 4 नंबर का है, ये 5 छप गए हैं। और ये ध्यान रखना थोड़ा सा फेरबदल किया गया है, ये लेटर है और पैराग्राफ इस तरह से ध्यान दीजिए। अब इसका आंसर इस साइड में देखो आप अच्छी तरह से, ये आंसर दे रखा है निपुण मेला। सबसे पहले रिपोर्ट लिखते समय ये बात ध्यान रखें, रिपोर्टर का नाम जरूर लिखें। भाई मनीष जोशी द प्रेसिडेंट ऑफ स्टूडेंट यूनियन, यानी मनीष जोशी छात्र संघ का अध्यक्ष, इसने रिपोर्ट लिख रहा है। अमृतसर 24 दिसंबर 2024, 24 दिसंबर 2024 की लाइन छोड़नी है। द गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर हॉस्टेड अ ब्यूटीफुल निपुण मेला ऑन फ्राइडे 22 दिसंबर 2024। गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमृतसर ने एक शुक्रवार 22 दिसंबर 2024 को अपने स्कूल में एक सुंदर निपुण मेले का आयोजन किया। द स्कूल बिल्डिंग वॉज डेकोरेटेड विद कलरफुल कर्टेन्स, बैनर्स एंड पोस्टर्स। स्कूल भवन को रंग बिरंगे पर्दों, बैनर्स और पोस्टर से सजाया गया। द चीफ गेस्ट श्री A.K. जोशी द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर इनॉग्रेटेड द निपुण मेला। और मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर, मुख्य अतिथि कौन थे? जिला कलेक्टर A.K. जोशी ने इस निपुण मेले का उद्घाटन किया। इनॉग्रेटेड का मतलब उद्घाटन किया। हैंडमेड क्राफ्ट्स एंड वेरियस मॉडल्स ऑफ द स्टूडेंट्स वर डिस्प्ले इन द मेला। मेले के अंदर स्टूडेंट द्वारा बनाए गए हैंड क्राफ्ट्स और विभिन्न प्रकार के मॉडल्स डिस्प्ले किए गए, प्रदर्शित किए गए। द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस वर गिवन टू द स्टूडेंट्स बाय द चीफ गेस्ट। मुख्य अतिथि द्वारा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड प्राइज स्टूडेंट को दिया गया। द प्रिंसिपल एप्रिशिएटेड द स्टूडेंट फॉर देयर बेस्ट परफॉर्मेंस एंड थैंक द टीचर्स फॉर देयर हार्ड वर्क ऑफ द एम्फेसिसिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ स्किल डेवलपमेंट। और प्रिंसिपल ने विद्यार्थी को उनके अच्छे परफॉर्मेंस के लिए उनकी प्रशंसा की। एप्रिशिएटेड का मतलब प्रशंसा की। और अध्यापकों को धन्यवाद, उनके विद्यार्थियों के स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने के लिए, हार्डवर्क के लिए उन्होंने उन्हें धन्यवाद दिया। तो इस तरह से ये आपको लिखना है, इजी लैंग्वेज में, कोई हार्ड नहीं है। और इसे आप अच्छी तरह से तैयार कर दीजिए। ये रिपोर्ट थी निपुण मेले पर। और निपुण मेला में क्या होता है, इस स्टूडेंट्स स्किल डेवलप के लिए और ऐसे डिस्प्ले किए जाते हैं। ये निपुण मेला इस तरह से बोर्ड ने ये बनाया, आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। अब इसके अथवा में है बैड कंडीशन ऑफ अ रोड इन द सिटी। इसमें क्वेश्चन इस तरह से है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन दे रखा है आपका 5वां क्वेश्चन। राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ ए लोकल Daily newspaper to draw the attention of authorities on the condition of roads in the city। आपके जो सिटी के रोड कंडीशन बड़ी ख़राब है, आप लोकल न्यूज़पेपर के एडिटर को लेटर लिखना है। तो इस तरह से ये लेटर आपके सामने है, रोड के डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले लेटर लिखते समय अपना एड्रेस लिखें। उज्जैन कुंज 2-7 रामदेव नगर बिलाडा जोधपुर 4 मार्च 2025। इसके बाद आपको यहाँ लाइन छोड़नी है, ध्यान रखना। और द एडिटर, अगला एड्रेस के बीच में और पहले एड्रेस के बीच में लाइन छोड़नी है। द एडिटर द दैनिक भास्कर जोधपुर। अब एडिटर को लिखने जा रहे हैं। सब्जेक्ट में लिखना है पुअर कंडीशन ऑफ रोड्स इन द सिटी, शहर में सड़कों की खराब स्थिति। सर, अब इसमें इस तरह से लिखना है एडिटर को। थ्रू योर पॉपुलर न्यूज़पेपर, आपकी लोकप्रिय अखबार के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ आवर लोकल अथॉरिटीज़। आपके लोकप्रिय अखबार के माध्यम से मैं अपने स्थानीय अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। द रोड्स आर ऑलमोस्ट ब्रोकन एवरीवेयर, सड़कें लगभग सभी जगह से टूटी हुई हैं। देर आर मैनी पोथोलीज ऑन द रोड्स। पोथोलीज का मतलब खड्डे, सड़कों पर खड्डे हैं। समटाइम्स दीज पोथोलीज फिल विथ वाटर एंड लुक लाइक ए पॉन्ड। कभी कभी ये खड्डे पानी से भर जाते हैं और तालाब की तरह दिखाई देते हैं। द व्हीकल्स एंड पास बाई डोंट वर्क प्रॉपरली, वाहन और राहगीर उस पर ठीक ढंग से नहीं चल पाते हैं। मैनी टाइम्स एक्सीडेंट हैपन टू ड्यू टू द पोथोलीज, और कई बार खड्डों के कारण एक्सीडेंट, दुर्घटनाएं हो जाती हैं। आई हैव कंप्लेन टू आवर चेयरमैन सेवरल टाइम टू रिपेयर द रोड्स बट ऑल इन वैन। मैंने सड़क रिपेयर के लिए हमारे चेयरमैन को कई बार शिकायत की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आई होप दैट माई दिस रिपोर्ट विल ओपन द आइज ऑफ आवर लोकल अथॉरिटीज़। मैं आशा करता हूँ कि मेरी रिपोर्ट आपकी लोकप्रिय अखबार के माध्यम से स्थानीय अधिकारियों की आंखें खोलेगी। ओपन द आइज ऑफ द लोकल अथॉरिटीज़। तो इस तरह से थैंकिंग इन एंटीसिपेशन, आशा सहित धन्यवाद। ये एंटीसिपेशन का बोला, आशा सहित धन्यवाद। योर्स फेथफुली ट्विंकल उज्जैन।
ये इस प्रकार आपको शॉर्ट में और अच्छी लैंग्वेज में, साफ सुथरी लैंग्वेज में आपको लेटर लिखना है। ये कंप्लेन लेटर है, आपके शहर की सड़कों की दुर्व्यवस्था है, आप अपने चाहे तो अपने व्यूज़ भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। साथ ही प्यारे विद्यार्थियों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, जॉब एप्लीकेशन अथवा में जॉब एप्लीकेशन है। जॉब एप्लीकेशन लिखते समय ये ध्यान रखें, पहले 6 नंबर की थी, अब 5 नंबर की हो गई है। सबसे पहले अपना एड्रेस मैंने बताया था, पटेल कुंज 2-7 गणेश नगर, कंटालिया पाली, 6 मार्च 2025। प्यारे विद्यार्थियों, इस तरह से आपको जॉब एप्लीकेशन लिखनी है। इसमें लिखा क्वेश्चन इस प्रकार से है, अथवा में चाहे तो ये कर सकते हो, चाहे ये कर सकते हो। राइट एन एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ए स्कूल लेक्चरर इन a school. Write an application for the post of a school lecturer in a school or enclose your detailed CV and curriculum vitae also. इसमें आपको जोड़ना है। मैं एक बार जॉब एप्लीकेशन बता दूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अपना खुद का घर का एड्रेस लिखिए, पटेल कुंज 2-7 गणेश नगर, कंटालिया पाली, 6 मार्च 2025। इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, द प्रिंसिपल गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलाड़ा। अब प्रिंसिपल गीतांजलि पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल को ये जॉब एप्लीकेशन लिखी जा रही है। सब्जेक्ट छोटा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। फॉर द पोस्ट ऑफ ए लेक्चरर ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी व्याख्याता पद के लिए आवेदन। सर टू, अब ध्यान रखना, आपने लिखते समय ध्यान रखना, टू योर रेस्पॉन्स फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर फॉर इंग्लिश इन राजस्थान पत्रिका, डेटेड on Friday 2nd March 2025 to the response for your advertisement, या एडवर्टाइजमेंट निकला स्कूल ने तो यहाँ पर लिखनी एक अच्छी लाइन लिख दीजिए, to your response for the advertisement for the post of, यहाँ लिख दीजिए for the advertisements for the post of a lecturer of English in राजस्थान पत्रिका, dated on Friday 2nd March 2025. I am Pawan Patel, the resident of Ganesh Nagar, बिलाड़ा, want to offer my service in your popular school. मैं बिलाड़ा के गणेश नगर का निवासी पवन पटेल आपकी लोकप्रिय स्कूल में अपनी सेवाएं देना चाहता हूं। I have 5 years experience of teaching English for senior classes in the reputed schools of जयपुर एंड जोधपुर। मेरे पास जयपुर और जोधपुर की रेपुटेड स्कूलों में 12वीं कक्षाओं को अंग्रेजी पढ़ाने का 5 साल का अनुभव है। I am young and energetic कहते हैं ऊर्जावान। I am young and energetic man of 30 years old. मैं 30 साल का युवा और ऊर्जावान व्यक्ति हूँ। I assure you that I will do my job full honestly for your satisfaction. मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपके संतुष्टि, satisfaction कहते हैं संतुष्टि के लिए पूर्ण ईमानदारी से काम करूँगा। I hope that a chance will be given to me in your popular school. मैं आशा करता हूँ कि आपकी लोकप्रिय स्कूल में मुझे कार्य करने का मौका मिलेगा। I am attaching here with my copies of certificates for your perusal. परचूल का मतलब अवलोकन। मैं आपके अवलोकन के लिए अपने सर्टिफिकेट की कॉपीज इसके साथ में अटैच कर रहा हूँ। थैंकिंग इन एंटिसिपेशन, आशा सहित धन्यवाद। योर्स फेथफुली, या यस लिखना न भूलें, बहुत इंपॉर्टेंट है, योर्स लिखना जरूरी है। योर्स फेथफुली। प्यारे विद्यार्थियों, कुछ बातों से ही हमारे मार्क्स कट जाते हैं, यहाँ पर एस लिखना। योर्स फेथफुली, आपका विश्वसनीय पवन पटेल। और मोबाइल नंबर 8877995544। आप चाहे तो कुछ भी मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। अब इस क्वेश्चन में करिकुलम वीटा भी पूछा है, जिसका मतलब था शैक्षणिक रिकॉर्ड। इसमें आपको 18 पॉइंट लिखने हैं प्यारे विद्यार्थियों। नेम पवन पटेल, फादर्स नेम जेठालाल पटेल, मदर्स नेम बबीता पटेल, डेट ऑफ बर्थ 4-5-1996, मोबाइल नंबर 8877999544, ईमेल एड्रेस pawanpatel505@gmail.com, परमानेंट एड्रेस पटेल कुंज 2-7 गणेश नगर, बिलाड़ा, जोधपुर। इस तरह से लिखना है। कास्ट पटेल, कैटेगरी ओबीसी, रिलीजन हिंदू, जेंडर मेल, मैरिड स्टेटस मैरिड, यानी वैवाहिक स्थिति लिखनी है शादीशुदा। विलेज या टाउन, इसमें से निशा लगाना, आप टाउन है तो टाउन बिलाड़ा। डिस्ट्रिक्ट जोधपुर, स्टेट राजस्थान, नेशनलिटी इंडियन, यानी आपकी राष्ट्रीयता क्या है, नेशनलिटी का मतलब राष्ट्रीयता। और हॉबी गार्डनिंग। और इस तरह से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना कि आपने 10th कब और कहाँ से की। सेकेंडरी पास्ड इन 2011 विथ 94% फ्रॉम RBSC अजमेर, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी राजस्थान, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन राजस्थान। और अजमेर सीनियर सेकेंडरी आपने 2013 में 92% से RBSC अजमेर से की। ग्रेजुएशन पास इन 2016 विद 92% फ्रॉम द SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आपने ग्रेजुएशन
92% से 2016 में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से की। MA पास इन 2018 विथ 85% फ्रॉम SD गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आपने MA 85% से 2018 में सनातन धर्म राजकीय महाविद्यालय ब्यावर से पास की। B.Ed पास इन 2020 विथ 84% फ्रॉम JNVU जैन व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर से की। एक्सपीरियंस आपके पास 5 ईयर्स है, लिखिए एक्सपीरियंस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इंग्लिश फॉर सीनियर क्लासेज इन रेपुटेड स्कूल्स ऑफ जयपुर एंड जोधपुर। एक्सपेक्टेड सैलरी 35,000 पर मंथ लिखना है। अब प्यारे विद्यार्थियों, ये तो सेक्शन C खत्म हो गया। अब हम सेक्शन इस पे चलेंगे, किस पर, C पर। तो इस तरह से ध्यान रखना, ये तो था। अब C सेक्शन ग्रामर का है, आप अच्छी तरह से देखें, बहुत ईजी मैं बता देता हूँ। ग्रामर सेक्शन, इसमें आप चाहे तो आप आंसर की भी टैली कर सकते हैं। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट्स। आई एम कन्विंस्ड, मैं संतुष्ट हूँ। आई एम डूइंग द सेम थिंग, मैं वही काम कर रहा हूँ। तो दैट का इस्तेमाल करना प्यारे विद्यार्थियों। किसका, दैट का। किस तरह, कहाँ दैट का यूज होगा ध्यान रखना। तो इसको ऐसे जोड़ेंगे, 2 नंबर का है, पहले 2 क्वेश्चन आते थे, ये क्लोज में अब एक ही क्वेश्चन रह गया है 2 नंबर का। प्यारे विद्यार्थियों, बोर्ड ने इस प्रकार ये बदलाव किया है कि पहले एक नंबर के एक क्लोज का है। छठा प्रश्न किसका है, क्लोज का। और क्लोज में मतलब इस तरह से आपका 2 नंबर की जगह एक क्वेश्चन कर लिया गया है, और इसमें इस 2 नंबर मतलब क्वेश्चन कम करके मार्क्स वही रखे हैं। आई एम कन्विंस्ड आई एम डूइंग द सेम थिंग, तो दैट का लगाना है, आई एम कन्विंस्ड दैट आई एम डूइंग द सेम थिंग। 7वां क्वेश्चन है, कंबाइन सेट ऑफ द सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज ए डायरेक्टेड। आपको इसमें सिंथेसिस है, सिंथेसिस में क्या करना है, सुमन लर्न्ड ऑल आंसर, सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। आपको कंपाउंड सेंटेंस में इसको ट्रांसफर करना है। ये सिंपल सेंटेंस मतलब दे रखा है 2 सेंटेंस, इसको आपको कंपाउंड सेंटेंस में ट्रांसफर करना है। तो आपको क्या लगाना है, सो का प्रयोग करना है। कंपाउंड सेंटेंस किसका प्रयोग करना है, सो का। सुमन लर्न्ड ऑल द लेसन सो सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास। सुमन ने सारे आंसर तैयार किए, याद किए, इसलिए सो का मतलब इसलिए उसे क्लास में फर्स्ट पोजीशन हासिल हुई, प्राप्त हुई। तो इस तरह से आंसर है। ये भी पहले 2 क्वेश्चन आते थे, इस बार बोर्ड 2025 में ये क्वेश्चन कर लिया गया है, मार्क्स वही 2 नंबर के हैं। अब आपके फ्रेजल वर्ब पहले 2 आती थी, अब 3 कर ली इस बार। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब यहाँ पर 1939 है तो ब्रोकआउट आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, ब्रोकआउट, क्योंकि फैलने को या छिड़ने को ब्रोकआउट कहते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन प्राइस, सरकार मतलब कीमत कम करने का प्रयास कर रही है। या ब्रोक डाउन का मतलब छीनना होता है। तो द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ब्रिंग डाउन द प्राइसेज, या ब्रिंग डाउन आएगा, क्या आएगा, ब्रिंग डाउन। ऊपर क्या आएगा, ब्रोक आउट। यू कैन योर वर्क विदाउट फियर, तो कैरी ऑन, तुम अपना बिना डरे काम जारी रख सकते हो। यू कैन कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ कैरी ऑन आएगा। इस तरह से आंसर आपको फाइंड आउट करना है। अब कंजक्शन पहले 2 नंबर के थे, अब कंजक्शन 3 नंबर के हो गए। इस तरह से कंजक्शन आप तैयार करें। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। इस तरह से सिद्धि सो हर ब्रदर, अब एंड सो, तो इसमें एंड आएगा। सिद्धि सो हर ब्रदर एंड रैन टू हग हिम। सिद्धि ने अपने भाई को देखा और उसे गले मिलने के लिए दौड़ी। अब यहाँ पर देखिए, इट वॉज रेनिंग आई वॉज प्लॉइंग द फील्ड, बारिश हो रही थी, मैं हल चला रहा था। तो इसमें वैन का प्रयोग नहीं होगा, वाइल का प्रयोग होगा। वाइल इट वॉज रेनिंग आई वॉज प्लॉइंग द फील्ड। अब थर्ड में है, अ बुक इज अ बुक देयर इज नथिंग इन इट, किताब किताब होती है यद्यपि उसमें कुछ नहीं होता है। तो यद्यपि के लिए इफ नहीं आएगा, ऑल दो आएगा। इसका आंसर प्यारे विद्यार्थियों अच्छे तरह से देख लें। यहाँ आंसर दे रखे हैं, मैंने बता दिए आपके। तो इस तरह से आंसर देखें, आई एम कन्विंस दैट का आप इस्तेमाल करना, आई एम डूइंग द सेम थिंग, इस तरह से 2 नंबर के हैं। अब आपका है सुमन लर्न्ड ऑल द आंसर, सो आएगा इसमें। सी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन द क्लास, सुमन ने सारे आंसर तैयार किए इसलिए उसे कक्षा में फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों, कंपाउंड सेंटेंस है। थर्ड है, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द एप्रोप्रिएट फ्रेजल वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। पहले में आएगा ब्रोक आउट एंड छेड़ना, सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 में छिड़ा था ब्रोक आउट। और सरकार ने कीमतें कम कर दिए, तो ब्रिंग डाउन का मतलब कम करना होता है। आप बिना डरे अपना काम जारी रख सकते हैं, कैरी ऑन आएगा। प्यारे विद्यार्थियों, अब क्वेश्चन नंबर 9 की बारी है। फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट कंजक्शन गिवन इन द ब्रैकेट। पहले में एंड आएगा, इन उसने अपने भाई को देखा और उसे गले मिलने के लिए दौड़ी। तो यहाँ पर हक का मतलब गले मिलना, एंड आएगा। वाइल, अब
बारिश हो रही थी और मैं इसमें वाइल, जब दो कंडीशन आईएनजी में हो तो वाइल का प्रयोग करते हैं। ऑल्दो यद्यपि किताब कुछ नहीं होती है, किताब मतलब कुछ नहीं होती, यद्यपि इसमें किताब होती है, यद्यपि तो ऑल्दो। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों ये था आपका सेक्शन सी। अब प्यारे विद्यार्थियों ये सी सेक्शन था, यहाँ से गलती से डी लिख दिया। अब डी सेक्शन में क्या है, बुक्स हैं अच्छी तरह से, तो इस पर अपन थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिए, अब 10वां क्वेश्चन से हमारी बुक शुरू हो जाती है और हम बुक्स को अच्छी तरह से समझेंगे। डियर स्टूडेंट, अब हम सेक्शन सी की ओर चलते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड सेक्शन सी के अंदर हमारी बुक्स है और 10वां क्वेश्चन हमारा पैसेज से शुरू होता है। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, इस तरह से अब हम बुक्स की ओर चलते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये पैसेज हैं फ्लेमिंगो बुक का है और फर्स्ट चैप्टर से द लास्ट लेसन से लिया गया है। Beside the whole school seemed so strange and solemn। तो इस स्कूल उस दिन फ्रेंच को बड़ी गंभीर और अजीब लगी। इस पैसेज को बहुत इजी है, आपको अच्छी तरह समझना है। एमसीक्यू के क्वेश्चन आएंगे और मैं आपके ये क्वेश्चन समझा देता हूँ। सबसे पहले, द मोस्ट सरप्राइजिंग टू द बॉय वॉज टू सी अ बैक बेंचेस वर फिल्ड बाय द विलेजर्स, big crowd in school, M. Hemal was in a very good dress, everyone was very serious and gloomy। तो आपका आंसर है फ्रेंच को उस दिन सबसे ज्यादा वो बात आश्चर्यजनक लगी, बैक बेंचेस वर फिल्ड बाय द विलेजर्स, यानी गांव के लोग पीछे की बेंचों पर बैठे हुए थे। सेकेंड क्वेश्चन है, द स्कूल ऑफ अल्सेस एंड लॉरेंट विच विल टीच, यानी अल्सेस और लॉरेंट की स्कूलें अब जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो आपका आंसर बी राइट है। थर्ड क्वेश्चन है, द विलेजर्स हु वर सिटिंग इन द क्लास वर ऑल लुकिंग वेरी सैड, यानी गांव के लोग जो कक्षा के पीछे बैठे हुए थे सब के सब सैड दिख रहे थे। द लेसन टॉट बाय एम हेमल दैट डे टू स्टूडेंट वॉज लास्ट लेसन, उस दिन जो एम हेमल ने विद्यार्थियों को पाठ पढ़ाया वो उसका लास्ट लेसन था। सी आंसर राइट है। और चूज द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग क्विर, क्विर का मतलब होता है अजीब, तो स्ट्रेंज इसका सिमिलर वर्ड हो जाएगा। चूज द ऑपोजिट वर्ड इन द मीनिंग ऑफ द प्रेजेंट, प्रेजेंट का मतलब वर्तमान और फॉर्मर का मतलब होता है भूतपूर्व, तो सी आंसर राइट हो जाएगा। आप अपने आंसर की से चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बैक बेंचेस वर फिल्ड बाय द विलेजर्स, बैक बेंचों पर गांव के लोग बैठे थे, ये आंसर राइट है। बी जर्मन, सी सैड और सी बी सैड, सी द लास्ट लेसन, ए स्टेंस और सी फॉर्मल। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है प्यारे विद्यार्थियों। 11वां क्वेश्चन आपका ये रहा, डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, सीमापुरी के बारे में वर्णन कीजिए। पहले ये 4 नंबर का प्रश्न होता था फर्स्ट फ्लाइट से, पहले ये 4 नंबर का फ्लेमिंगो से क्वेश्चन होता था, अब ये इसको 1 नंबर कम कर दिया गया है और ये 3 नंबर का क्वेश्चन रह गया है। डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी, लॉस्ट स्प्रिंग का ये मतलब क्वेश्चन है। इसके अथवा में है, राइट द थीम ऑफ द लेसन द रेड ट्रैप, रेड ट्रैप का विषय वस्तु लिखनी है, ये चौथा पार्ट है फ्लेमिंगो का। आंसर दोनों के चेक कर लीजिए, इसमें 60 वर्ड में लिखना है और इस तरह से आपके आंसर यहां चेक कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये आपके सीमापुरी के बारे में, डिस्क्राइब अबाउट सीमापुरी 60 वर्ड। सीमापुरी इज लोकेटेड नियर दिल्ली, सीमापुरी दिल्ली की सीमा पर स्थित है। लोकेटेड का मतलब स्थित। ऑल द पीपल हु लिव हियर रैग पिकर्स, यहाँ जो भी लोग रहते हैं वो सब रैग पिकर्स है, कचरा उठाने वाले। दे हैव मड हट्स विथ अ टिन एंड टेरापोलिन, और उनकी झोपड़ियाँ टिन और टेरापोलिन से ढकी हुई है। दे डोंट हैव एनी ड्रेनेज, सीवेज स्कूल्स एंड रनिंग वाटर, और उनके पास किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, न तो उनके पास नालियाँ हैं और न सीवेज हैं, न स्कूल है, न पानी के नल है। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन देयर आइडेंटिटी, और भोजन से पहचान से ज़्यादा उन्हें भोजन का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है, यानी उनके लिए पहचान से ज़्यादा भोजन बहुत महत्वपूर्ण है। द चिल्ड्रन लिव हियर बैकफुट, यहाँ बच्चे नंगे पाँव रहते हैं। द मेन कॉज ऑफ द लिविंग इज गार्बेज, उनका आजीविका का मुख्य साधन है कचरा। द गार्बेज इज एवरीथिंग फॉर देम, कचरा ही उनके लिए सब कुछ है। इट इज़ गोल्ड फॉर देम, कचरा ही उनके लिए सोना है। इट इज़ द डेली ब्रेड, कचरा ही उनके लिए रोजी रोटी है।
चाहे तो प्यारे विद्यार्थियों आप रेड टेप्स का क्वेश्चन कर सकते हैं। द थीम ऑफ द लेसन द रेड टेप रिटन बाय सेल्मा लेज़ेलोव मूव्स राउंड अ पुअर पेडलर। ये चूहेदानी नामक लेसन का जो विषय वस्तु है वो एक सेल्मा लेज़ेलोव द्वारा एक लिखी गई कहानी एक गरीब फेरी वाले के इर्द गिर्द घूमती है। पेडलर कहते हैं पुअर पेडलर यानी फेरी वाला। अ पेडलर सेल्स हिज स्मॉल रेड टेप्स मेड ऑफ वायर फ्रॉम विलेज टू विलेज। एक गरीब चूहेदानी बेचने वाला पेडलर फेरी वाला वायर की बनी छोटी छोटी चूहेदानियाँ गांव-गांव बेचता था। ही इज़ वेरी पुअर, बहुत गरीब था। हिज क्लॉथ इज ऑलवेज रैक्स, उसके कपड़े हमेशा फटे हुए रहते थे। हंगर इज ऑलवेज सीन इन हिज आईज, भूख हमेशा उसकी आंखों में दिखाई देती थी। अकॉर्डिंग टू हिम द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट ए बिग रेड टेप, उसके अनुसार पूरी दुनिया कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ी चूहेदानी है। द रेड टेप गिव्स द रेड बैट्स एंड लालच, द रेड टेप गिव्स द बैट्स टू द people as same as the red tape gives two beds cheese and pork to the red। ये दुनिया एक बड़ी चूहेदानी है। ये दुनिया लोगों को उसी तरह से लालच देती है। बैट्स का मतलब लालच, जिस तरह एक चूहेदानी चूहे को चीज़ यानी पनीर और सूअर के मांस के टुकड़े का लालच देती है। ओनली एडला द आयरन मास्टर्स डॉटर बिहेव्स गुड विथ हिम, केवल एडला आयरन मास्टर की बेटी एडला ने उसके साथ अच्छा व्यवहार करती है। ही इम्प्रेसेस वेरी मच विथ द गुड बिहेवियर ऑफ एडला, वो एडला के अच्छे व्यवहार से बहुत इम्प्रेस होता है। ही चेंजेस हिमसेल्फ एंड लीव्स द स्टीलिंग बाय गुड बिहेवियर ऑफ एडला, वो एडला के अच्छे व्यवहार से चोरी करना छोड़ देता है और अपने आप को बदल देता है। प्यारे विद्यार्थियों आंसर सिंपल भाषा में आपको लिखना चाहिए इस तरह से पेडलर के बारे में। अब क्वेश्चन 12 की बारी है। क्वेश्चन 12 क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ये आपका क्वेश्चन 12। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 2 and 30 वर्ड्स। दो नंबर के 2 क्वेश्चन है। व्हाट इज मिस एडवेंचर द राइटर विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट, यानी वो कौन सी दुर्घटना है जो विलियम डगलस हमें बताता है। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज राजकुमार शुक्ला, इंडिगो से लिए गए राजकुमार शुक्ला कौन था। आंसर दोनों यहां पर पड़े हैं, आपको अच्छी तरह से तैयार करना है। विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट दैट मिस एडवेंचर दैट इट हैपेंड विथ हिम एट द YMCA स्विमिंग पूल। विलियम डगलस हमें उस दुर्घटना के बारे में बताता है जो उसके साथ YMCA स्विमिंग पूल पर घटित हुई थी। अ ब्रूजर थ्रोज हिम इनटू अ डीप वाटर एंड ही नैरोली एस्केप्स फ्रॉम ड्राउनिंग, और एक मुक्केबाज उनको एक गहरे पानी में फेंक देता है और वो डूबने से बाल बाल बचते हैं। ड्रोनिंग का मतलब होता है डूबने से, नैरोली यानी बाल बाल। तो इस तरह से आंसर है। अगला है राजकुमार शुक्ला वॉज ए पुअर पीजेंट ऑफ चंपारण। राजकुमार शुक्ला चंपारण के गरीब किसान थे। हु वॉज ऑल्सो ए शेयरहोल्डर, वो एक बटाईदार भी थे। ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर एंड आस्क्ड हिम टू विजिट चंपारण विथ हिम, और वो सब जगह गांधी जी के पीछे पीछे गए, यानी उन्होंने गांधी जी का अनुसरण किया, पीछे पीछे गए। ही फॉलोड गांधी जी एवरीवेयर, वो गांधी जी के साथ सब जगह गए और उन्हें चंपारण चलने को कहा। आस्क्ड हिम टू विजिट चंपारण विथ हिम। तो इस तरह से राजकुमार शुक्ला के बारे में लिखना है। अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है 13 जो एक्सप्लेनेशन है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों आपको हमारा इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम समय समय पर अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप तक भेज सकें। आपसे एक पोलाइटली रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड राइट डाउन एनी कमेंट्स इन योर कमेंट बॉक्स, एज यू कैन राइट योर सजेशन इन कमेंट बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 13 की बारी है। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजा विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पहले ये 6 नंबर का आता था क्वेश्चन 2024 तक, अब 2025 में आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। इसमें भी 1 नंबर कम कर दिया गया है और आपका विस्टास का 6 नंबर की जगह 9 क्वेश्चन कर लिए हैं। ऑन जेनिफर्स टाइगर प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन, इस तरह से ये एक फिशमैन द, ये ऑन जेनिफर टाइगर से ली गई है। इसकी लेखिका एड्रिन रिच और ये है फिशमैन यानी कीपिंग क्वाइट्स, इसका लेखक है पेब्लो नेरूदा। आंसर इस तरह से आपको इसका लिखना है, एक्सप्लेनेशन इस तरह से करनी है। आंसर आपका ये पड़ा है, ध्यान दीजिए। ऑन जेनिफर कैसे एक्सप्लेनेशन लिखनी है। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोएम ऑन जेनिफर्स टाइगर रिटन बाय एड्रिन रिच। ये पंक्तियां एड्रिन रिच द्वारा लिखित कविता
ऑन जेनिफर टाइगर से ली गई हैं। ये तो हो गए रेफरेंस इन संदर्भ। अब लिखना आपको कॉन्टेक्स्ट इन अबो लाइन्स, कॉन्टेक्स्ट इन प्रसंग, सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, ये हो गए कॉन्टेक्स्ट इन अबो लाइन्स। द पोइटिस एड्रिन रिच डिस्क्राइब्स अबाउट ऑन जेनिफर्स मिजरेबल लाइफ। उपरोक्त पंक्तियों में कवित्री एड्रिन रिच ऑन जेनिफर की दयनीय जीवन के बारे में वर्णन करती हैं। द टाइगर्स मेड बाय हर ऑन द वूल पैनल आर फ्रीडम एंड फियरलेस, और उसके द्वारा ऊन के पर्दे पर बनाए गए टाइगर आजाद और निडर है। एक्सप्लेनेशन में आपको लिखना है द पोएट एड्रिन रिच टेल्स अस दैट द टाइगर्स मेड बाय ऑन जेनिफर्स आर ब्रेव, बोल्ड, फियरलेस, फ्रीडम एंड करेजियस। ऑन जेनिफर के द्वारा ऊन के पर्दे पर बनाए गए टाइगर बहादुर, साहसी, निडर, आज स्वतंत्र और हिम्मत वाले हैं। बट द लाइफ ऑफ ऑन जेनिफर इज नॉट फ्रीडम, लेकिन ऑन जेनिफर का जीवन आजाद नहीं है। द टाइगर्स मेड बाय हर आर एज ब्राइट एज टोपाज, उसके द्वारा बनाए गए टाइगर पीले पुखराज की भांति, टोपाज यानी पीले पुखराज की भांति चमकीले हैं। दे डोंट फियर द मैन हु आर स्टैंडिंग अंडर द ट्री, वे उन लोगों से भी नहीं डरते हैं जो पेड़ों के नीचे खड़े हैं। दे आर रेजिडेंट ऑफ ग्रीन फॉरेस्ट, वे हरे भरे, वे टाइगर्स क्या है, वे टाइगर्स हरे भरे जंगलों के निवासी हैं। रेजिडेंट का मतलब निवासी। बट ऑन जेनिफर इज नॉट सेटिस्फाई विथ हर मैरिड लाइफ, लेकिन ऑन जेनिफर अपनी वैवाहिक जीवन से संतुष्ट नहीं है। द रिंग गिवन टू हर बाय हर हस्बैंड स्टिल फील्स हैवी इन हर फिंगर, और उसके पति द्वारा उसको दी गई अंगूठी अभी भी उसके अंगुलियों पर भारी पड़ रही है। प्यारे विद्यार्थियों, एक्सप्लेनेशन बहुत सीधी सादी है, आप इसे अच्छी तरह से तैयार कर लें। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर की ये एक्सप्लेनेशन है। अब कीपिंग क्वाइट से इस तरह से है, रेफरेंस संदर्भ क्या लिखना है, These lines have been taken from the poem Keeping Quiet written by Pablo Neruda। ये पंक्तियाँ पैब्लो नेरुडा द्वारा लिखित कविता कीपिंग क्वाइट से ली गए। कीपिंग क्वाइट का मतलब होता है चुप रहो। इन कॉन्टेक्स्ट में लिखना है, इन अबव लाइन्स द पोएट पैब्लो नेरुडा आस्क अस टू कीप क्वाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट ही कैन फिनिश काउंटिंग टू 12। उपरोक्त पंक्तियों में कवि पैब्लो नेरुडा हमें कहता है, हमें पृथ्वी की सतह पर चुप रहने को कहता है ताकि वह 12 तक गिनती समाप्त कर सके। He says that it will be an strange moment at that time, और वो कहता है वो पल बड़ा अजीब होगा जब सब लोग इस पृथ्वी की सतह पर शांत होंगे। एक्सप्लेनेशन बहुत इजी है। द पोइट पैब्लो नेरुडा वॉन्ट्स पीस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कवि पैब्लो नेरुडा पृथ्वी की सतह पर शांति चाहता है। He wants to the people of the world to remain quiet on the surface of the world, और वो दुनिया के लोगों से चाहता है कि पृथ्वी की सतह पर शांत रहे, रिमेन ए रहना। He appeals यानी निवेदन करना। He appeals to the people of the world not to speak in any language, लैंग्वेज यानी भाषा। वो दुनिया के लोगों से अपील करता है, निवेदन करता है, प्रार्थना करता है कि वो किसी भाषा में बात ना करें। He tells the main cause of fighting is to speak foul language, और वो हमें कहता है, कवि बताता है कि लड़ने का मुख्य कारण है गलत भाषा का मतलब यूज करना, इस पे गलत भाषा में बोलना। He says that if people live peaceful on the earth, there will not be any war on the earth। कवि कहता है अगर दुनिया के लोग इस पृथ्वी पर शांत रहेंगे तो इस पृथ्वी पर किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। There will not be any war in need on the earth। He appeals to the fishermen to stop fishing so that the life of whale be safe। कवि मछुआरों से भी निवेदन करता है कि वो मछलियाँ पकड़ना रोकें ताकि whale मछली का जीवन सुरक्षित रहेगा। He appeals to the salt workers to stop and see their hurts and कवि उन नमक पर काम करने वाले मजदूरों से भी अपील करता है कि वो भी रुकें और अपने चोट ग्रसित हाथों को देखें। He appeals to the men who are ready for the war with poisonous gases and fatal and घातक weapons to stop fighting। और कभी उन लोगों से भी प्रार्थना करता है जो जहरीली गैसें, पॉइजनस जहरीली गैसें और घातक घातक औजारों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए, और उन्हें भी कहता है तुम भी फाइटिंग करना रोक दो। He says that they will get victory। कवि कहता है उन्हें जीत तो मिल जाएगी, but no one will remain alive to celebrate their victory। लेकिन उनकी जीत को मनाने वाला, सेलिब्रेट करने वाला कोई भी इस पृथ्वी पर जीवित नहीं रहेगा। तो इस तरह से ये 2 एक्सप्लेनेशन है। अब हम क्वेश्चन 14 की बारी है, और ये 60 वर्ड में लिखना सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम्स कीपिंग क्वाइट। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें से 5 और 4
9 नंबर के क्वेश्चन आ गए हैं और इस तरह से ये आपका 14 नंबर क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 60 वर्ड। दोनों में से एक क्वेश्चन करना है। राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट या व्हाट इज द ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड। प्यारे विद्यार्थियों, इसके आंसर इस तरह से हैं, आप आंसर इस तरह से अच्छी तरह से याद कर लें। और ये क्वेश्चन नंबर 14 है। 14 में अच्छी तरह देखें, पहले क्वेश्चन 14 का देखें। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम कीपिंग क्वाइट, द पोइट पैब्लो नेरुदा वांट्स पीस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कवि, यहाँ पर ऑफ लिख दीजिए, यहाँ लिखना मैं भूल गया था, ध्यान दीजिए, ऑफ द अर्थ लिख दीजिए, ऑफ द अर्थ। कवि इस पृथ्वी की सतह, सरफेस का मतलब सतह, कवि इस पृथ्वी की सतह पर क्या चाहता है? शांति चाहता है। पीस है नहीं, शांति। यहाँ पर लिख दीजिए अर्थ, EARTH, just write down. The poet Pablo Neruda wants peace on the surface of the earth. कवि पृथ्वी की सतह पर शांति चाहता है। He appeals to the people of the world to keep quiet so there will be a peace everywhere. कवि दुनिया के लोगों से अपील करता है कि वो शांत रहें ताकि ताकि there will be a peace everywhere, ताकि हर जगह शांति रहे। इस ताकि मतलब so that लिख दी यहाँ पर, so that का मतलब ताकि there will be peace everywhere, ताकि हर जगह क्या रहे? शांति रहे। He says that the war brings destruction. destruction कहता है विनाश। वो कहता है, कवि कहता है, पैब्लो नेरुदा कहता है कि युद्ध हमेशा विनाश लाता है, destruction लाता है। The people will get victory, but their victory become useless because no one will remain alive to celebrate their victory. और कवि कहता है कि युद्ध करने पर लोगों को जीत मिल जाएगी, लेकिन वो जीत अनुपयोगी रहेगी, और क्योंकि उस जीत को मनाने वाला पीछे कोई नहीं रहेगा। The poet says that the main cause of sadness of the people is not to understand ourselves. कवि कहता है कि इस दुनिया का दुख का मुख्य कारण है अपने आप को नहीं समझना, यानी इज नॉट टू अंडरस्टैंड आवरसेल्फ। वी ऑलवेज रन आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स। हम हमेशा सांसारिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, कार, बंगला, हम हमेशा वर्ल्डली थिंग्स के पीछे भागते हैं। बट वी हैव नॉट टाइम टू थिंक आवरसेल्फ, लेकिन हमारे पास अपने बारे में सोचने के लिए समय नहीं है। He says that it will be a strange moment when we live peaceful on the surface of the world. और अगर यहाँ पर अर्थ लिख दीजिए, और कवि कहता है कि कवि यहाँ पर क्या कहता है, ध्यान दीजिए अच्छी तरह से, यहाँ पर वर्ड लिखना आपको कि कवि कहता है, क्या कहता है कवि, ध्यान दीजिए। कवि कहता है यहाँ पर ध्यान दीजिए, वी ऑलवेज रन आफ्टर वर्ल्डली थिंग्स। हम हमेशा सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं। किस चीज़ों के पीछे? सांसारिक चीज़ों के पीछे भागते हैं, और हमारे पास हमारे बारे में सोचने का समय नहीं है। हमारे बारे में सोचने का क्या नहीं है? समय नहीं है। वी सेज दैट इट विल बी अ स्ट्रेंज मोमेंट व्हेन वी लिव पीसफुल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और कवि कहता है हमारे पास बड़ा अजीब क्षण होंगे, वो क्षण बड़ा अजीब होगा जब हम इस पृथ्वी की सतह पर शांत रहेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इसका अथवा में जो क्वेश्चन है वो है ग्रैंडियर एसोसिएट विद द माइटी डेड। मृत लोगों के साथ गौरव क्यों जुड़ा हुआ है? क्या जुड़ा हुआ है? गौरव। तो इस तरह से आप अच्छी तरह से याद कर लें। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो वर्ड है प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें, इस तरह से आपको समझना है। और अथवा में ये क्वेश्चन आया आपका, अच्छी तरह से देखें। ग्रैंडियर एसोसिएट विद अ माइटी डेड्स, यानी महान मृत पुरुषों के साथ गौरव क्यों जुड़ा हुआ है? आंसर इस तरह से लिखना है। इन द पोएम अ थिंक ऑफ ब्यूटी, द पोएट जॉन किट्स tells us that about those mighty dead people who always did good works in their lives. In the poem, कवि इस कविता A Think of Beauty, जॉन किट्स अपनी कविता थिंक ऑफ ब्यूटी में ये बताता है कि उन दुनिया के महान मृत लोगों के बारे में बताता है जिन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए। कैसे काम किए? बहुत अच्छे काम किए। देयर ब्यूटी, नोबिलिटी एंड अचीवमेंट विल कंटिन्यू टू इंस्पायर ह्यूमैनिटी। उनके सौंदर्यता, उनकी भलाई, उनकी उपलब्धियाँ हमेशा दुनिया के लोगों को इंस्पायर करेगी। इंस्पायर यानी प्रेरित करेगी। द पोएट सेज दैट द माइटी डेड पीपल ऑलवेज लिव्ड फॉर देयर मदरलैंड एंड sacrifice their lives for their motherland। और कवि कहता है कि महान मृत लोगों ने हमेशा अपने मातृभूमि के लिए जिए और
अपना जीवन मातृभूमि के लिए बलिदान कर दिया। तो इस तरह से their work will always be appreciable, उनके कार्य हमेशा प्रशंसनीय रहेंगे। The poet suggests us that we should do such works in our lives that the people keep in their mind about us after the death। कवि कहता है कि कवि हमें सुझाव देता है कि हमें भी अपने जीवन में ऐसे कार्य करने चाहिए जो हमारे जाने के बाद दुनिया के दिमाग में रहें, यानी दुनिया याद करती रहे। प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 15 इस तरह से है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। ये पोइट्री के दो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए इस तरह से। व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोइट रेफर्स टू, कवि कौन सी बचकानी इच्छा के बारे में इंगित करता है। व्हाट आइडिया डू यू फ्रॉम अबाउट द पोइट्स एज ए डॉटर, एक पुत्री के रूप में आपके कमला दास के बारे में क्या विचार है। ये दोनों क्वेश्चन दो नंबर के हैं। वर्ड लिमिट 20 and 30 वर्ड्स हैं। आइए हम देखते हैं इसका आंसर किस तरह से लिखें। प्यारे विद्यार्थियों, आपसे फिर एक बार अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आंसर 15, चाइल्डिश लॉन्गिंग यानी बचकानी इच्छा। द पोइट रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसका जो लेखक है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सेज दैट द पुअर पीपल हु हैव मेड देयर स्टॉल्स ऑन द रोड साइड्स हैव चाइल्डिश लॉन्गिंग। कवि कहता है कि वो गरीब लोग जिन्होंने अपनी दुकानें रोड साइड पर बनाई हैं और they want that the owner of the vehicles stop at their stalls and buy something from them so that their survival can run easily, but that childish longing wish remain useless। और कवि कहता है कि वो गरीब लोग जिन्होंने अपने स्टॉल सड़क के किनारे पर स्थापित किए हैं, वो ये चाहते हैं कि वाहनों के मालिक उनके स्टॉल पर रुकें, यानी जितने भी ट्रैफिक हैं वाहनों के मालिक उनके दुकान पर रुकें और उनसे बाय समथिंग फ्रॉम देम, उनसे कुछ खरीदें, सो दैट इन ताकि देयर सर्वाइवल का मतलब जीवन यापन, कैन रन इजीली, ताकि उनका जीवन यापन आसानी से हो सके। बट दैट चाइल्डिश विश एंड इच्छा रिमेन यूजलेस, लेकिन उनकी बचकानी इच्छा व्यर्थ हो जाती है, बेकार हो जाती है। द ओनर्स ऑफ द व्हीकल्स डोंट स्टॉप एट देयर स्टॉल्स, और वाहनों के मालिक उनके दुकानों पर नहीं रुकते और आगे चले जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, ये तो क्वेश्चन था 15 का पहला। साथ में एक पुत्री के रूप में यानी कमला दास के बारे में आपके क्या विचार हैं। द पोइट कमला दास रियली प्रूव्स टू बी ए लविंग, केयरिंग एंड डेवोटेड डॉटर। और कवित्री कमला दास वास्तव में एक सच्ची प्रेमी और एक देखभाल और एक समर्पित पुत्री के रूप में सिद्ध हुई है। हर वरीज एंड फियर्स अबाउट हर मदर कंडीशन प्रूव दिस, और उसकी अपने माँ की स्थिति के प्रति चिंता और ये डर ये दिखाता है। सी ऑलवेज केयर्स हर मदर, वो हमेशा अपनी माँ की परवाह करती है। सी हैज़ अ फियर ऑफ लूजिंग हर मदर, उसे हमेशा अपनी माँ का खोने का गम है, डर है। सी डजंट वांट टू लूज हर मदर, वो अपनी माँ को खोना नहीं चाहती हैं। सी फील्स सैड व्हेन सी सीज हर मदर, और उसे बहुत दुख होता है जब वो अपनी माँ को देखती है। अब प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 16 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ध्यान दीजिए इधर, ये रहा क्वेश्चन नंबर 16, थोड़ा सा अच्छी तरह से देखें। क्वेश्चन नंबर 16 है, आंसर the following question in about 60 words। write the correct sketch of Dr. Sadao, and why is Antarctica the place to go to understand the earth present, past and future। अब इसके आंसर इस तरह से लिखना है। सबसे पहले डॉक्टर सदाव का करेक्ट स्केच ये है रहा। करेक्ट स्केच ऑफ डॉक्टर सदाव। डॉक्टर सदाव वॉज एन ओबीडियंट एंड फेथफुल सन ऑफ हिज फादर। डॉक्टर सदाव अपने पिता के एक आज्ञाकारी, एक विश्वसनीय पुत्र थे। ही वॉज अ फेमस डॉक्टर जापान, वो जापान के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, हीलिंग यानी ठीक करना, वो घाव ठीक करने में बड़े निपुण थे। ही हैड्स गॉट हिज एजुकेशन ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की। He was a true human being, वो एक सच्चे मानव थे। He knew very well that he had been trained only saving the life of human, और वो अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें केवल, ध्यान दीजिए, उन्हें केवल मानव जीवन को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। इसको हटा दीजिए, ध्यान दीजिए, ये नहीं लिखना है।
और यहाँ पर ध्यान रखना, ही न्यू वेरी वेल दैट ही हैड बीन ट्रेन्ड ओनली सेविंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन, और उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें केवल मानव जीवन को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है। व्हेन जापान एंड अमेरिका वर एट वॉर, जब जापान और अमेरिका एक दूसरे युद्ध पे थे, ही हेल्प द प्रिजनर टॉम टू सेव हिज लाइफ इवन नोइंग दैट ही वॉज हिज एनिमी, और डॉक्टर सदाव ने एक टॉम नामक कैदी का जीवन बचाया, ये जानते हुए भी कि वो उसका शत्रु है। ही डिडंट केयर फॉर हिज सर्वेंट एंड कंट्री बिफोर ह्यूमैनिटी, उन्होंने मानवता के सामने उन्होंने अपने नौकर और देश की भी परवाह नहीं की। द ओल्ड जनरल हैड अ डीप फेथ इन हिम, और वृद्ध जनरल को हमेशा उस पर गहरा भरोसा था, डॉक्टर सदाव पर। थस वी कैन से दैट डॉक्टर सदाव वॉज अ ट्रू ह्यूमन एज वेल एज अ ट्रू पैट्रियट ऑफ द कंट्री। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव एक सच्चे देशभक्त के साथ साथ एक सच्चे मानव भी थे। प्यारे विद्यार्थियों, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार वापस समझा देता हूं। डॉक्टर सदाव वॉज एन ओबीडियंट एंड फेथफुल सन ऑफ हिज फादर, डॉक्टर सदाव अपने पिता के एक आज्ञाकारी, एक विश्वसनीय बेटे थे। ही वॉज अ फेमस डॉक्टर ऑफ जापान, वो जापान के एक प्रसिद्ध डॉक्टर थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट इन हीलिंग द वाउंड्स, वो घाव ठीक करने में बड़े निपुण थे। ही हैड गॉट हिज एजुकेशन ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन फ्रॉम अमेरिका, उन्होंने सर्जरी और मेडिसिन की शिक्षा अमेरिका से प्राप्त की। ही वॉज ए ट्रू ह्यूमन बींग, वो एक सच्चे मानव थे। ही न्यू वेरी वेल दैट ही हैड बीन ट्रेन्ड ओनली सेविंग द लाइफ ऑफ ह्यूमन, वो अच्छी तरह से जानते थे कि उन्हें केवल मानव जीवन को बचाने की शिक्षा दी गई है, ट्रेनिंग दी गई है। When Japan and America were at war, जब जापान और अमेरिका युद्ध पर थे, he helped the prisoner Tom to save his life even knowing that he was his enemy, और उन्होंने एक अमेरिकन कैदी टॉम का जीवन बचाया, ये जानते हुए भी कि वो उनका शत्रु है। He didn't care for his servant and country before humanity, मानवता के सामने उन्होंने अपने नौकरों और अपने देश की भी परवाह नहीं की। The old general had a deep faith in him, और जापान के एक वृद्ध जनरल, सेना का जनरल का उस पर बहुत विश्वास था। Thus we can say that Dr. Sadav was a true human as well as a true patriot of country। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डॉक्टर सदाव एक सच्चे देशभक्त के साथ साथ एक सच्चे मानव भी थे। एज वेल एज का मतलब होता है के साथ साथ। अंटार्कटिका के बारे में क्वेश्चन है एक अथवा में। अंटार्कटिका इज ओनली अ प्लेस वेयर वी कैन स्टडी ऑफ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ। अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहां हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में दबा हुआ है। ट्रैप यानी दबा हुआ है। अबाउट 90% ऑफ द अर्थ टोटल आइस इज स्टोर हियर, दुनिया की 90% आइस यानी बर्फ यहाँ पर स्टोर है और या संग्रह है। देर आर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ह्यूमन मार्कर्स हियर, यहाँ पर ना कोई पेड़ पौधे, ना बिल्डिंग, ना कोई मानव अवशेष है, मानव चिन्हित है। अ लिटिल चेंज इन क्लाइमेट बिकम्स अ बिग डेंजर्स देयर, और एक वातावरण में छोटा सा परिवर्तन यहाँ पर एक बहुत बड़ा खतरा बन जाता है। वी कैन सी हियर मेल्टिंग ग्लेशियर हियर, हम यहाँ पर ग्लेशियर को पिघलते हुए देख सकते हैं। वी कैन सी हियर मेल्टिंग ग्लेशियर, हम यहाँ ग्लेशियर, ये हियर डबल छप गया है, और हम यहाँ ग्लेशियर को पिघलते हुए देख सकते हैं। द मेन कोज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग इज द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर का पिघलने का मुख्य कारण है वैश्विक गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग। इफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज सच ए लेवल, अगर ग्लोबल वार्मिंग इस तरह से इस लेवल तक बढ़ती रही, वन डे द अर्थ विल सबमर्ज इन द वाटर, एक दिन पृथ्वी इस पानी में समा जाएगी, यानी सबमर्ज हो जाएगी, जलमग्न हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर इस क्वेश्चन को मैं आंसर को रिपीट कर रहा हूँ, बिकॉज दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर एंड क्वेश्चन। Antarctica is only place where we can study of present, past and future of the earth। अंटार्कटिका ही एक ऐसा स्थान है जहां हम पृथ्वी के वर्तमान, भूत और भविष्य का अध्ययन कर सकते हैं। द वर्ल्ड जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन द अंटार्कटिका, दुनिया का भौगोलिक इतिहास अंटार्कटिका में दबा हुआ है। अबाउट 90% ऑफ अर्थ टोटल आइस इज स्टोर हियर, दुनिया की 90% बर्फ यहाँ पर संग्रह है। देर आर नो ट्रीज, बिल्डिंग्स एंड अदर ह्यूमन मार्कर्स हियर, यहाँ पर न कोई पेड़, न बिल्डिंग, न कोई मानव चिन्हित है। अ लिटिल चेंज इन क्लाइमेट बिकम्स अ बिग डेंजर्स
देयर। एक जलवायु में छोटा सा परिवर्तन यहाँ एक बहुत बड़ा खतरे का विषय बन जाता है। वी कैन सी हियर मेल्टिंग ग्लेशियर, हम यहाँ पर ग्लेशियर को पिघलते हुए देख सकते हैं। द मेन कोज ऑफ ग्लेशियर मेल्टिंग इज द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियर पिघलने का मुख्य कारण है वैश्विक गर्मी। इफ ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीजेज सच ए लेवल, अगर इफ का मतलब अगर वैश्विक गर्मी इस तरह इस लेवल तक बढ़ती रही, इस प्रकार के स्तर तक बढ़ती रही, तो वन डे द अर्थ विल सबमर्ज इन द वाटर, एक दिन पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा क्वेश्चन 17 2080 वर्ड्स लिखना है। ये क्वेश्चन आपके पेपर में इस तरह से दे रखे हैं। आप क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 and 30 वर्ड्स। व्हाट डू यू इन्फर इन्फो फ्रॉम द शैम्स लेटर टू चार्ली, और शैम ने चार्ली को अपने पत्र में क्या लिखा? थर्ड लेवल और चार्ली। व्हाट इज दैट ड्रो डैरी टुवर्ड्स मिस्टर लैम, और ऐसी क्या विशेषता थी जो डैरी को मिस्टर लैम की ओर आकर्षित करती हैं? प्यारे विद्यार्थियों, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है। चलिए हम इसके आंसर तैयार करते हैं और आंसर पढ़ें, और इस तरह से आप लिखना है। सैम रॉट टू चार्ली टू कम टू गेल्सबर्ग विथ लुइसा, शैम ने चार्ली को लिखा कि तुम लुइसा के साथ गेल्सबर्ग आ जाओ। ही रॉट चार्ली दैट गेल्सबर्ग इज रियली अ पीसफुल टाउन, वो चार्ली को उसने लिखा कि गेल्सबर्ग वास्तव में एक शांत प्रिय कस्बा है। पीपल लिव हियर विथ पीसफुल, लोग यहाँ शांति से रहते हैं। द थर्ड लेवल इज चार्लीज माइंड इमेजिनेशन, और तीसरा लेवल चार्ली की मानसिक उपज का परिणाम है। यानी द थर्ड लेवल इज चार्लीज माइंड इमेजिनेशन, तीसरा लेवल चार्ली की एक मानसिक उपज है। ही वॉन्ट्स एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न वर्ल्ड, चार्ली आधुनिक दुनिया से बचना चाहता है। प्यारे विद्यार्थियों, शैम ने चार्ली को अपने पत्र में लिखा कि तुम लुइसा के साथ जल्दी से गेल्सबर्ग आ जाओ। उसने चार्ली को लिखा कि गेल्सबर्ग वास्तव में एक अच्छा शांत प्रिय कस्बा है और लोग यहाँ शांति से रहते हैं। थर्ड लेवल चार्ली की मानसिक उपज का परिणाम है, वो आधुनिक दुनिया से बचना चाहता है। तो चार्ली 1894 के एक पुरानी दुनिया की कल्पना करता है। 1894 में दुनिया बहुत शांत थी। वो अपने दादाजी ग्रैंडफादर का भी वर्णन करता है कि उस समय सभी लोग शांति से रहते थे। अब अगला क्वेश्चन है डायरीज टूवर्ड्स, यानी ऐसी कौन सी मिस्टर लैम में विशेषता थी जो डायरी उनकी ओर आकर्षित हो जाता है? डायरी इंप्रेसेस मिस्टर लैम्स बिहेव वेरी मच, डायरी मिस्टर लैम के व्यवहार से बहुत प्रभावित होता है। मिस्टर लैम एडवाइजेस डायरी टू फेस द पीपल ऑफ द वर्ल्ड नॉट टू फेयर देम, मिस्टर लैम डायरी को सलाह देता है कि वो दुनिया के लोगों का सामना करें, न कि उनसे डरें। ही बिहेव्स गुड विद डायरी, वो डायरी के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। मिस्टर लैम्स वर्ड्स इम्प्रेस डायरीज वेरी मच, मिस्टर लैम के शब्द डायरी को बहुत प्रभावित करते हैं, इसलिए वो मतलब डायरी मिस्टर लैम की ओर खींचा चला जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है, वो है MCQ क्वेश्चन विश टास्क है। तो चलते हैं, हम शुरू करें। पहले यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखना 6 क्वेश्चन आते थे। इस बार 2025 के पेपर में 9 क्वेश्चन आएंगे और ये आपके लिए बहुत फायदेमंद है। मैंने एक अलग से वीडियो इसमें डाला है, आप तत्काल अगर आपको 9 नंबर चाहिए तो वो दूसरा वीडियो जो अलग से MCQ के हैं वो आप अच्छी तरह से तैयार कर लें। छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन मैंने लेसन से पिकअप करके उस वीडियो में डाले हैं, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। तो चलते हैं हम MCQ क्वेश्चन की ओर। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द नरेटर ऑफ द स्टोरी द थर्ड लेवल, थर्ड लेवल कहानी का वर्णन करता कौन है? चार्ली। तो आपका आंसर डी राइट है। और इन वॉच ओवर वॉज अ प्रिंस बॉर्न, यानी राजकुमार जंग बहादुर का जन्म कब हुआ? तो आंसर इसमें ध्यान दीजिए, द ओवर ऑफ बुल, यानी बैल राशि में, बैल नक्षत्र में हुआ था। थर्ड क्वेश्चन है हु वर स्टिचिंग एंड सनिंग देमसेल्फ, यानी थर्ड लेसन से लिया गया। वहां पर धूप और पैर फंसाकर कौन सो रही थी? क्रैब ईटर, यानी क्रैब ईटर, सील मतलब केकड़े खाने वाली मछली यहाँ पर ऐसे धूप सेक रही थी। चौथा क्वेश्चन है व्हाट वाज द मैसेंजर वियरिंग, यानी संदेश वाहक क्या पहना हुआ था? ऑफिशियल यूनिफॉर्म, यानी वो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में डॉक्टर सदाव के घर आ गया था और उसे देखकर हाना डर गई थी। तो ऑफिशियल यूनिफॉर्म में आपका राइट आंसर है। व्हाट डिड द किड्स कॉल मिस्टर लैम, और छोटे बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहते थे? लैमी लैम, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और छोटे छोटे बच्चे मिस्टर लैम को लैमी लैम, लंगड़ा अंकल कहते थे। क्वेश्चन नंबर 6
हाउ वॉज द डे ऑन द लैंड ऑफ एप्पल्स, यानी सेवों की भूमि का दिन उस दिन कैसा था जिस दिन जीत के लसा गई थी, वेरी कोल्ड। सी आंसर राइट है, उस दिन बहुत ठंडा था और जीत के लसा का पहला दिन था। क्वेश्चन नंबर 7 की बारी है। व्हाट डू पीपल नॉट स्पीक ओनली ओपनली अबाउट, लोग किसके बारे में नहीं बोलते हैं, अनटचेबिलिटी, अछूआछूत के बारे में। तो आपका आंसर ए राइट है। What does Derry like to hear? डेरी क्या सुनना पसंद करता है, साउंड ऑफ रेन ऑन द रूफ, छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज। डेरी को छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज बहुत पसंद है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वॉज द बिहेवियर ऑफ यूमी, यूमी का बिहेवियर कैसा था, व्यवहार, तो वो तो स्टेबन, वो जिद्दी थी। स्टेबन का मतलब होता है जिद्दी। तो इस तरह से प्यारे विद्यार्थियों आप अपने आंसर यहाँ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहला आंसर है चार्ली, दूसरा है द वॉ बुल, यानी वो बैल राशि में उसका जन्म हुआ था और इसका नरेटर है, थर्ड लेवल का चार्ली है। और वहाँ पर धूप कौन सेक रही थी, क्रैब ईटर्स, केकड़े खाने वाली मछली। तो इस तरह से क्रैब ईटर। और वो मैसेंजर किस वेशभूषा में आया था, ऑफिशियल यूनिफॉर्म में। बच्चे मिस्टर लैम को क्या कहते थे, लैम्बी लैम। और उस दिन जीत के लासा जिस दिन गई थी उस दिन सेवों की भूमि का दिन कैसा था, वेरी कोल्ड। और लोग किसके बारे में अक्सर नहीं बोलते हैं, अनटचेबिलिटी, छुआछूत। और 8वां क्वेश्चन है, और डेरी को कौन सा क्या सुनने का शौक होता है, द साउंड ऑफ द रेन ऑन द रूफ, बारिश, छत पर गिरती हुई बारिश की आवाज़। और यूमी किस प्रकार की मतलब औरत थी, तो स्टेबन, जिद्दी। प्यारे विद्यार्थियों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम so that we may send you important question time to time. Thank you very much. Take care. We will see you in our next video. Thank you once again. But please subscribe our channel.